हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट जो इसके अंदर होता है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आप मान सकते हैं कि 1 क्वेश्चंस तो आ ही जाता है पर ईयर। देखिए, हम इस वीडियो में क्या लेकर आए हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को, जितना भी कॉन्सेप्ट है, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस कराएंगे और ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। तो आप सब जानते हैं भी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आगे बढ़ने से पहले, कि जो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए अभी। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी आयन के केस में जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और अगर वो न्यूट्रल है कोई एटम, तो उस समय क्या होता है कि जब वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? भाई निगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो क्या आता है? पॉजिटिव। तो जब हम उन दोनों को अलग कर देंगे तब जो चार्ज आएगा उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अभी बात समझ में थोड़ा मुश्किल से आती है, इसलिए क्या करते हैं, रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब अगर कहीं पर एक सिंगल एटम दिखाई देगा, जैसे H है या एलिमेंट है H2 है, ठीक है, O है, O2 है, O3 है, सेम टाइप के एटम्स आएंगे, ठीक है, P4 है, S8 है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। फिर बात करते हैं इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट जब वो एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ON से लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सब होती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इनका हमेशा क्या होगा? +2 होगा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, अब H का 2 तरह का होता है भाई। H+1 होता है जब नॉन मेटल के साथ होता है। नॉन मेटल के साथ जैसे कि क्या है? नॉन मेटल CH4 आ गया। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ है तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? +1 रहेगा। और अगर मेटल के साथ है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन क्या रहता है? -1 रहता है। ये ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स, -1 इन पर ऑक्साइड्स, ठीक है, इस तरीके से होता है। ऑक्साइड कैसे समझते हो? जैसे मान लीजिए Na2O है, सोडियम ऑक्साइड है ये, तो यहाँ ऑक्सीजन -2 फॉर्म में होगा। और अगर परऑक्साइड है तो होगा Na2O2, तो ऑक्सीजन यहाँ -1 के फॉर्म में होगा। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो फ्लोरीन है। हेलोजेंस भी -1 होते हैं, कब होते हैं? हैलाइड्स में। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो क्लोरीन क्या होगा? -1 होगा। सल्फर हैज़ -2 इन सल्फाइड्स एंड -1 इन बाईसल्फाइड्स। कैसे जानोगे भाई? सल्फाइड तो आप जानते ही हो, हैं, Na2S, सोडियम सल्फाइड, सल्फर -2 हो गया। बाईसल्फाइड में जैसे FeS2 है ना, FeS2 है ये, तो यहाँ सल्फर -1 में होता है। इन ए मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इन ए मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0 एंड इन आयन इट इज इक्वल टू चार्ज। चलो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है वो क्या है? H2O है। H2O में अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज आपको नहीं पता है, तो आपने उसको X एज्यूम कर लिया, ठीक है, X एज्यूम कर लिया तो क्या कर लेंगे? 2X हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, -2 रहता है, तो दोनों का सम क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसे आप सॉल्व करके देखो तो x बराबर +1 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। चलो एक और ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया H2SO4, और H2SO4 में सल्फ़र को अंडरलाइन कर दिया कि चलो सल्फ़र निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है।
अब देखो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, +1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर निकालना है तो x मान लिया, प्लस क्या करेंगे आप, जो ऑक्सीजन है उसके 4 एटम हैं और एक ऑक्सीजन -2 होता है, सबका सम क्या हो गया, 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर +6 आएगा। ये बात हो गई मॉलिक्यूल की। अब बात कर लेते हैं आयन्स की। जैसे हमारे पास है CO3 2- आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन है। मान लो कार्बन का आपको नहीं पता तो कार्बन का X एज्यूम किया, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 × -2 और सबका सम क्या हो जाएगा, चार्ज के बराबर। सॉल्व करने पे x बराबर +4। तो क्या समझ में आया कि अगर चार्ज है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, तो सम किसके बराबर होगा, 0 के। एक और पॉइंट है, इन ए मॉलिक्यूल इफ एन एलिमेंट shows to different oxidation number then average oxidation number is calculated। ये हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ आपको और समझ में आएगा। In case of covalent bond, more electronegative gets -1 and less electronegative atom gets +1 contribution in oxidation number। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। जिससे हम देख लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, H2O है, H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज है ना, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा +1, एक बॉन्ड है तो +1, हाइड्रोजन के ऊपर इधर भी +1, और ये ऑक्सीजन इधर से -1, इधर से -1, तो क्या हो जाएगा, -2। ये इसका मीनिंग है। फिर आता है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम मोर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 0 इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मोर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स -2 एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स +2 चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास है, मान लीजिए CH3 और NO2। तो जब आप NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें N डबल बॉन्ड O होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। अब इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस एक बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, -1। N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे +2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -2। अब आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सब चार्ज ऐड कर दो, -1 +2 +2, तो ये हो गया +3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। मतलब ऐसे समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला। अब जो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं कि एन एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव एज ऑक्सीडेंट ओनली। देखो यहाँ पर एक हमने KMnO4 का एग्जाम्पल ले लिया, तो मैंगनीज का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ पर +7 आएगा उसी मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बराबर +7 है, तो ये क्या है, इसका हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि होता है ना कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 3d के 5 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद +7 ही हाईएस्ट दिखा सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अब फर्दर तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो जो KMnO4 है यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिया है KMnO4, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव एज रिडक्टेंट ओनली, ठीक है, अगर वो क्या है उसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसी तरीके से देख लेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिडक्टेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एन एलिमेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास है भाई सल्फर, ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो आप लिखेंगे 286 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, तो देखिए ये हमेशा ऑक्टेट से कंपेयर करो आप, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये होगा +6। इसका मतलब -2 to +6 इसका रेंज हो गया, ठीक है, -2 से +6। तो अगर ये +6 में है, जैसे H2SO4 हमने ले लिया, H2SO4 में सल्फर +6 में है, इसका मतलब ये अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेंट ओनली। ऐसे ही अगर H2S की बात करें, तो यहाँ सल्फर -2 में है, अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिडक्टेंट ओनली, रिडक्टेंट ओनली। और अगर हम यहाँ पर बात करें, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया भाई SO2। अब SO2 में सल्फर +4 स्टेट में है, इंटरमीडिएट हो गया ना, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सी, तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया सल्फर का एग्जांपल लेके। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का चेक करोगे। चलिए अब स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको नेगेटिव चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं एज पर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अभी CrO5 है, तो इसका ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CrOOOO, मतलब ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लग रहा है ना, बटरफ्लाई आ रहा है उड़ते हुए। तो जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन से कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्रोमियम +6 स्टेट में हो गया। C3O2 इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब बीच वाला कार्बन देखो आप, बीच वाला कार्बन दोनों साइड कार्बन से ही जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। राइट वाला कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो +2 हो गया। लेफ्ट वाला कार्बन ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है +2, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम टाइप के एटम में कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। अब यहाँ पर देखो आप, एक कार्बन +2 में है, एक 0 में है, एक +2 में है, तो 2 या उससे ज़्यादा तरह का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या कर देंगे, सबको ऐड कर दो। कैसे कर दिया हमने, 2 + 0 + 2 डिवाइड बाई 3, 4/3 इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम कब और कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ पर ये कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे Br3O8 ट्राइबोरियम ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड, इसका भी स्ट्रक्चर ये NCERT में दिया हुआ एग्जाम्पल है। तो अब इस ब्रोमीन को देखो आप, ये ब्रोमीन ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, +6 हो गया। ये Br जो बॉन्ड है इसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। ये ब्रोमीन देखो मिडिल वाला 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, +4, और राइट वाला ब्रोमीन फिर से 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, +6 हो गया। तो एक ब्रोमीन 6 में है, दूसरा 4 में, फिर 6 में है,
तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड किया, 6 + 4 + 6 मतलब 16 / 3। 2 और एग्जाम्पल लिए हैं बस, और ज़्यादा नहीं, फिर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे। तो एक H2SO5 होता है भाई, H2SO5 का मतलब होता है केरोज एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया हमने। ये यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये परऑक्साइड लिंकेज है भाई, परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज आ गई। हमें निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बॉन्ड काउंट करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ सल्फर बराबर हो जाएगा +6। H2S2O8 को मार्शल्स एसिड बोलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर भी सल्फर जो है 1 2 3 4 5 6 बना रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा भाई, +6 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग के लिए हम वैसे 2 मेथड होते हैं, एक ही मेथड बताएंगे जो हर तरह की इक्वेशन पे एप्लीकेबल होता है। कौन सा है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पर पहले रूल्स जो हैं क्या हैं उन्हें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। राइट द इक्वेशन, ठीक है भाई, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स, और आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है। अब देखो इसमें भी आप मिस्टेक करते हो, तो उसके लिए क्या ध्यान रखोगे कि एक तरफ मैंने 0 लिखा, फिर लिखा पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 ऐसे, और लेफ्ट साइड में लिखा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहे हैं, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो प्रोसेस है ये होता है ऑक्सीडेशन। और अगर आपको राइट टू लेफ्ट ऐसा चेंज दिखाई देता है तो ये रिडक्शन होगा। ठीक है, तो बताओ ज़रा, है मुझे बताओ कि अगर -2 से -4 हो गया, -2 से -4, तो वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? कमेंट में मुझे बताइए। इसके बाद क्या करना है, मेक द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस और गेन बराबर करने हैं हमें। इसके लिए आप सुटेबल किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो दोनों को, और वो बराबर हो जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे बैलेंस द एटम्स इन द ऑर्डर, मतलब इसका भी एक ऑर्डर है, ऐसा नहीं कोई भी एटम बैलेंस कर दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट उन एटम को बैलेंस करें जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, फिर अदर एटम करें, और लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करें। ठीक है, समझ में आ गया? अभी इसमें भी हम दो एग्जाम्पल लेंगे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ध्यान रखो कि अगर एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम है तो ऑक्सीजन O इज बैलेंस बाई H2O, H इज बैलेंस्ड बाई HIN। इन बेसिक मीडियम O इज बैलेंस्ड बाई OH माइनस एंड H इज बैलेंस्ड बाई H2O। बहुत बढ़िया। अब देखो ये समझ में आएगा, हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल समझ लो, दूसरा यहाँ पर है वो आपको करने को दूंगा मैं। बेसिक मीडियम वाला ले लिया, यही बच्चों को डिफिकल्ट ज़्यादा लगता है। हमारे पास इक्वेशन है Cl2 + IO3- बेसिक मीडियम में IO4- + Cl-। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब जो Cl2 क्लोरीन है वही एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, सही है। IO3- में आपने निकाला उसी तरीके से, है ना, कैसे निकालते हैं अभी समझाया था। जैसे मान लो IO3- है, तो आयोडीन का निकालना है तो X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का होता है भी 3 एटम है, 3 × -2 सबका सम चार्ज के बराबर, तो X बराबर आ गया +5, तो +5 लिख दिया जाए। इसी तरीके से IO4- का निकालोगे +7 आएगा, और क्लोरीन माइनस चार्ज है तो -1 हो गया। सबके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए, ठीक है। अब आप देखो कि जब हम IO3- से और IO4- की तरफ जाएं, दोनों में आयोडीन के एक एटम है,
तो एक आयोडीन +5 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसके अंदर हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्लोरीन में देखो आप, क्लोरीन यहाँ पर 0 में है और इधर जो क्लोरीन है वो किस में है, -1 में है। तो 0 से -1 क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन क्लोरीन के 2 एटम हैं तो 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर करना है। अब ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भाई, देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और क्लोरीन के एक एटम में गेन किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो इसको लॉस और गेन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम है तो यहाँ भी 2 कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉस और गेन हो गया बराबर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखें जिन एटम में चेंज हो रहा है उनको बराबर करो। तो आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। फिर क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए OH आयन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन कम है तो उधर ही एक OH आयन ऐड कर दिया। अब जैसे ही OH आयन ऐड करोगे, अब हाइड्रोजन को आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही H2O ऐड किए जाते हैं। जैसे ही H2O ऐड करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो फिर से चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर 3 1 4 हैं, तो फिर से एक OH आयन इधर ऐड कर दिया, अब ये बैलेंस हो जाती है। तो ऐसे याद रखो कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH आयन ऐड करो और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करो, और जैसे ही H2O ऐड करोगे उतने ही अपोजिट साइड में OH आयन ऐड कर दो। अब ये आपकी एकदम क्या बन जाती है, बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। चेक कर लो, अब सारे एटम का नंबर चार्ज का सबका बराबर है। एक और इक्वेशन हमने यहाँ ले ली है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए, MnO4- + Fe2+। ठीक है। इसके बाद एसिडिक मीडियम में Mn2+ + Fe3+। इस तरीके से हो रहा है चेंज। MnO4- में मैग्नीज +7 स्टेट में है और Mn2+ में +2 में है। तो आप देखो यहाँ +7 से, और जब आप +2 की तरफ जाओगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। Fe2+ है, Fe3+ है, तो +2 से जब +3 जाओगे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब लॉस तो है 1 इलेक्ट्रॉन का और गेन है 5 का, बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो टू मेक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई Fe2+/5। यहाँ पर Fe दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो लॉस को 5 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे Fe2+ को, तो Fe3+ भी 5 से ही करना पड़ेगा, तभी तो दोनों आइटम बराबर होंगे। तो Fe2+ 5 से और Fe3+ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीज बैलेंस है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस। तो आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं और इधर कुछ भी ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने यहाँ पर 4H2 ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H आयन ऐड कर दिया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसका नाम है भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया था इक्विवेलेंट मास का, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो पूरा कंटेंट एक बार फिर से बताया जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाई क्या करते हैं, n फैक्टर करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया भाई इक्विवेलेंट मास निकालने का। अब बात आती है n फैक्टर क्या है। तो n फैक्टर होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड पर मॉलिक्यूल। इस पे फोकस करें, पर मॉलिक्यूल। हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए, जैसे एक चेंज Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, पर Fe2+ 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग लॉस्ट, सो n फैक्टर 1 हो गया। MnO4- पर मैग्नेटाइन एसिडिक मीडियम में +2 में चेंज होता है,
तो यहाँ पर MnO4 माइनस में मैग्नीज तो आप जानते ही हो सब कि +7 स्टेट में है, तो +7 से +2 क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर 5 हो गया। न्यूट्रल में Mn+4 में चेंज होता है तो 7 से 4 n फैक्टर 3 हो गया। बेसिक मीडियम में +6 में चेंज होता है तो +7 से +6 बताओ भाई कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ 1, n फैक्टर 1 हो गया। तो ये इसके n फैक्टर रहते हैं पर मैग्नेट आयन के। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया मैंने, FeC2O4 क्या नाम होता है इसका, फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट में एसिडिक मीडियम में चेंज होता है, यहाँ पर लगा दो भी एसिडिक मीडियम H आयन, ये Fe3+ में जाता है और CO2 गैस में चेंज होता है। तो Fe+2 से Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। C2O4 में कार्बन +3 में होता है तो कार्बन +3 से और +4 जा रहा है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो गया। अब आप सोच रहे हो सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हैं तो 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो Fe में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस पर मॉलिक्यूल इज n फैक्टर, सो ये हो गया 3। टोटल लॉस पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड n फैक्टर और ये 3 हो जाता है। अब कुछ भी नहीं है, अब सब बहुत आसान। तो आप देख लेना NO2 माइनस है, NO3 माइनस में जा रहा है, n फैक्टर 2 क्यों है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और चेंज देखो। ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें आप खुद से ठीक है प्रैक्टिस करोगे, सब चेंज पता चल जाएगा। अब आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। जैसे हम बात करते हैं Br2 और OH आयन बेसिक मीडियम में Br- और BrO3- में चेंज हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। चलो यहाँ Br2 में ब्रोमीन का 0 आएगा, Br- में ये आएगा -1, BrO3- में ब्रोमीन आएगा +5। तो ब्रोमीन के 2 एटम है, एक एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया और एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और लॉस और गेन बराबर करेंगे तभी आगे कहानी बढ़ेगी। मेक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, लॉस 5 का है गेन 1 का है, तो जहाँ गेन हो रहा है वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 5Br- कर दिया। अब 5Br- हो गया, अब लॉस और गेन बराबर है तो एटम को बराबर करेंगे, 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन 6 ब्रोमीन, तो यहाँ पे 3Br2 होना चाहिए। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, ये यहाँ पे लॉस और गेन बराबर हो गया, लॉस एंड गेन इक्वल। अब देखो ध्यान से कि 3Br2 मॉलिक्यूल मिलके 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो 1Br2 कितना लॉस करेगा 5/3 इलेक्ट्रॉन, सो n फैक्टर बराबर 5/3, क्योंकि n फैक्टर होता है टोटल लॉस या गेन पर मॉलिक्यूल। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, तो इसका मोलर मास 160 डिवाइड बाई 5/3 96 ग्राम आ गया। तो यहाँ तक जो पार्ट हो गया आपका भाई, वो कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हम एक पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम 11th में भी पढ़ाते हैं, हम 12th में भी पढ़ाते हैं, तो समझ लेते हैं उसको क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक मेथड यहाँ पे हम लेके आए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट through its aqueous solution or molten state is called electrolysis. Electrolysis takes place in electrolytic cell. Electrolytic cell क्या है, देखो ये कंटेनर दिखाई दे रहा है और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है या उसका मोल्टन स्टेट है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करने वाले को एनोड, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करने वाले को कैथोड कहते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जैसे हमने ए भी डाल दिया तो क्या मिलेगा A+ और B- ऐसे मिलेगा। अब ये जो अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे, A+ कहाँ जाएगा भी कैथोड की तरफ, और जो B- है वो किधर जाएगा एनोड की तरफ जाएगा, तो वहाँ जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इसी को रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैकेनिज्म समझो क्या होती है, ए भी लिया, A+ B- में टूट गया,
आयंस फॉर्म मूव टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखो कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा आयन जाएगा, कैटाइन। अब कैटाइन जब जाएगा कैथोड की तरफ तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, अब उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, A++ इलेक्ट्रॉन तो A बन गया। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो जो नेगेटिव आयन है वो वहाँ जाके न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस की, अगर कैटाइंस हमारे एक से ज़्यादा हैं तो उनमें हो जाएगा कंपटीशन। तो ये याद रखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एच आयन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे ना पहले आप, मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, बस वही ऑर्डर ध्यान में रखो। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग प्रेफरेंस है, ऐसे ही एनाइंस के लिए इंक्रीजिंग प्रेफरेंस, सल्फेट, नाइट्रेट, OH आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो मैंने इसको ट्रिक बना लिया भाई, क्या बना लिया, से नो टू CBI, ऐसा कुछ याद रहता है मुझे इससे। तो यहाँ पर S से सल्फेट हो गया, N से नाइट्रेट, ऑक्सलेट, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसे ट्रिक है आपका ना, दिस ट्रिक। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेके आए हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है ना दो तरह के होते हैं, एक प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर जो मेटल का बना हुआ है कॉपर, कॉपर है, आयरन है, तो ये जनरली क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा और वाटर में H आयन और OH आयन मिलेंगे। अब कैथोड पे क्या होगा, कॉपर भी है पॉजिटिव चार्ज और H आयन भी है, कॉम्पिटिशन हो गया, तो H आयन और कॉपर आयन में कॉपर आगे तो कॉपर का डिस्चार्ज होगा पहले। इसका मतलब कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके और ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। एनोड पर हमारे पास सल्फेट आयन और OH आयन, तो फिर से देखो सल्फेट से आगे OH है, ये सल्फेट है, ये OH आगे है, तो OH का है ना कंपटीशन में जीत जाएगा वो। तो जो OH आयन है वो एनोड की तरफ जाके क्या करेंगे, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी और इलेक्ट्रॉन लूज। इफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज देन कॉपर एनोड इज ऑक्सीडाइज। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रोड कॉपर का बना हुआ लिया तो देखो वहाँ पर जो कैथोड पर रिएक्शन है उसमें कोई चेंज होगा नहीं, केवल एनोड की रिएक्शन जो है, एनोड पे क्या हो रहा है, जो OH आयन था, अब OH आयन के कंपैरिजन में जो कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है वो मेटल का बना हुआ है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो बस यही याद रखना है। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, दूसरा गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी बनती है भाई, आपके मोबाइल की बैटरी। गैल्वानिक और वोल्टेइक सेल के बारे में कुछ बातें जान लो आप। केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक स्पेसिफिक सेल है जिसमें कि एक कंटेनर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन रखा होता है, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड रहता है। दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है, उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, है ना, एमीटर, वोल्टमीटर या बल्ब लगा दिया, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में, और उसमें जेलेटिन मिला के सेमी जेल फॉर्म में फिल कर देते हैं, जिससे कि आयंस भी रहें और उसका फ्री फ्लो रुक जाए। तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो उन दोनों को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। याद रखो यहाँ पर जो है जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जिंक Zn2+ आयंस भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर देते हैं, इसलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी अपोजिट यहाँ क्या होगा, कैथोड पर पॉजिटिव। कैथोड पर जो कॉपर आयन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर में रिड्यूस हो जाएंगे।
ओवरऑल रिएक्शन Zn प्लस कॉपर 2 प्लस Zn2 प्लस कॉपर, और आप लिख सकते हो Zn प्लस कॉपर सल्फेट Zn सल्फेट प्लस कॉपर। सॉल्ट ब्रिज क्या अभी मैंने बताया था, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl और KNO3। इसका काम क्या है? इसका काम है भी कंप्लीट द सर्किट, कीप द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन एनदर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेफ्ट में लिखो एनोड, राइट में लिखो कैथोड, और बीच में सॉल्ट ब्रिज मतलब डबल वर्टिकल लाइन। तो लेफ्ट में Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर 2 प्लस से कॉपर। जहाँ पर आयन है उनका ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, जैसे यहाँ 1m का मतलब 1 मोलर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 कहते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जानने की कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। रिडक्शन को कैसे लिखेंगे? E0 m n प्लस 2m, तो m प्लस से m जा रहा है तो रिड्यूस हो गया, बराबर माइनस E0 m से m प्लस। तो बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अब आता है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल बहुत ही आसान है, क्या है भाई? E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर क्या करना है भाई? यूज E0 रिडक्शन टू अवॉइड मिस्टेक्स। डेनियल सेल में कॉपर का वैल्यू 0.34 होता है, माइनस फिर ब्रैक वैल्यू लगा दिया जिंक वाला माइनस 0.76, दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आर्बिट्रेरीली द E0 ऑफ हाइड्रोजन इज असाइंड एज 0.00 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या यूज करेंगे? हमेशा आप 0.00 वोल्ट यूज करेंगे। हम देखने जा रहे हैं लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पार्ट। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो क्या है ये? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग E0 रिडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, सारा काम उसी से बन जाएगा। क्या है? लोअर द E0 रिडक्शन इजियर इज ऑक्सीडेशन। बस यही रामबाण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। E0 रिडक्शन जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन आसान हो जाएगा, सही है। इसका मतलब हायर द E0 इजियर इज रिडक्शन। तो जिसका E0 ज़्यादा है उसका रिडक्शन आसान हो गया। अब रिडक्शन जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी? E0 रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू E0 रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये आपस में रिलेशन होता है। तो एक ही पॉइंट याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर देख लो, E0 ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नीट में, इस समय JEE में आता है। 4-5 E0 की वैल्यू दे दी, पूछ लेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो जहाँ E0 ज़्यादा है वो उसकी पावर ज़्यादा होती है। फिर और कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी आप देख लेना कि मेटल हैविंग लोअर E0 वैल्यू displaces another metal having higher E0 value from its salt solution. Metal having negative E0 displaces hydrogen gas from dilute acids. Thermal stability of metal oxide inversely proportional to E0 reduction. और एक पॉइंट लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0 सेल। तो अगर F क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। E0 सेल पोटेंशियल, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब देखो इस इक्वेशन में अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा G0 नेगेटिव आएगा और रिएक्शन हो जाएगी फिजिबल और स्पॉन्टेनियस।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं फॉर नोटिफिकेशन।